बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी के इस सारगर के भाषण के बाद हमारा रचना सत्र शुरू होगा। और जैसा कि हम आपसे पिछले सत्र में भी हमारी बातचीत हो रही थी, लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सच को कहना। कई बार सच कहने का साहस शायद ये नहीं होता है, लेकिन मूलतः लेखक यही करता है कि अपने समय के सच का बयान अपनी रचनाओं में करता है। और इसी के साथ मैं अब प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी को आग्रह करूँगा, लेखक से मेरा आग्रह है कि वो चाहें तो बैठ के रचना पाठ करें, जो उनको सुविधा हो। आज केदार जी हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, बल्कि इतने महत्वपूर्ण है कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रोफेसर बद्री नारायण ने, जो इतिहासकार भी है, कवि भी हैं, उनकी कविता आप परसों सुनेंगे। अपने लेख में केदार जी की बनारस कविता का उल्लेख किया है। और कहीं ना कहीं बनारस आज के समय में एक तरह से ऐसा सेंटर होते जा रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत की राजनीतिक दिशा को भी कई तरीके से तय करे। तो मेरा आग्रह है प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी से कि जैसा कि हमने तय किया था कि अपने लेखकों के लिए 15 मिनट का समय रखा है, और उसके बाद प्रेमपाल जी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर ये सत्र हम थोड़ी देर के लिए खोलेंगे जिसमें आप सबकी बातचीत लेखकों के साथ। तो प्रोफेसर केदारनाथ सिंह। तो ये बनारस कविता की चर्चा हुई, और आज से 30 वर्ष पहले ये कविता जब मैंने जेल में रहते हुए लिखी थी, और दक्षिणापुरम के जिस घर में रहता था वहाँ लिखी थी, तो मैंने कल्पना नहीं की थी कभी राजनीतिक इस्तेमाल किसका हो सकता है, और वो अर्थ भी इससे फूट के निकल सकता है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की। आज पहली बार एक विशेष संदर्भ उस कविता का इस्तेमाल करते हुए जिस लेख की बात की गई, बद्री नारायण, उन्होंने बनारस अचानक चर्चा में है और राजनीतिक कारणों चर्चा में है, तो वहाँ इस कविता को एक नए आयाम में उन्होंने प्रस्तुत किया है। मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि ये कविता मैंने दुनिया में अनेक शहरों में पढ़ी है, जेल में नहीं पढ़ी, तो पहली बार जेल में पढ़ूँगा। बनारस के बारे में कहते हैं कि 3 लोग से न्यारी काशी। अब हमारे समय की बात कर रहे हैं, बनारस वाले परंपरा से ही मानते हैं बनारस तो 3 लोग से न्यारा है, लेकिन बनारस पृथ्वी पर है, यही है, हमारे लंबे इतिहास का हिस्सा है, और एक इतिहास भी बन रहा है, उसका जीवन दस्तावेज भी है वो शहर। बनारस में जो कुछ आज हो रहा है आप सब चर्चा बहुत ज़्यादा उसकी, और हर हर की पूरी वहाँ सुनाई पड़ रही है। उस संदर्भ में शायद इस कविता को यहाँ पढ़ना एक मानी रखता हो। बनारस पढ़ने के बाद और कुछ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मनुआडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वो उससे गुगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का अंतिम पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है,
सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नील में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। जो खड़ा है, जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, पर जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी आरक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये बनारस है और जी अभी आपने सुना, अगर ध्यान से देखो तो आधा है और आधा नहीं है बनारस। इसके बाद मैं मृदला गर्गी से आग्रह करूँगा कि अपने उपन्यास के अंश का पाठ करें। मृदला गर्गी। सभी गुरुजनों को मेरा नमन, सभी रसिकों को नमस्कार। और क्योंकि कोई नहीं जानता कौन कब युवा या बच्चा गुरु मंत्र दे दे, इसलिए उन सबको भी नमन। मैं अपने उपन्यास मिलजुल मन में से एक अंश पढ़ रही हूँ, जो आज हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचना है, जो ढांचा है बाजार और दलाली पर आधारित, ये उसकी शुरुआत के बारे में है। मैं आज़ादी के 5-1 बरस बाद की बात कर रही हूँ। 1952-53 का जमाना रहा होगा। हमारे नायाब मुल्क में अकेले बैजनाथ जैन, ये उसमें किरदार हैं। अकेले बैजनाथ जैन दुविधा में नहीं रहते थे। ये वो वक्त था जब पूरा मुल्क दुविधा में रहने का इस कदर आदी हो चुका था कि उसे कौमी जज्बा बनाने पर आमादा था। उन दिनों पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, साम्यवादी खेमा और धुर पूंजीवादी खेमा। सर्द जंग के हालात में इस या उस खेमे में दाखिला जरूरी था। तभी फेबियन सोशलिज्म का पाठ बखूबी घोटे
नए आज़ाद हुए मुल्क के हमारे पहले वजीर आज़म ने मौलिक भारतीय फलसफे की राह अपनाई, ना इधर के ना उधर के। सियासी जुबान में उसे एक तरफ गुट निरपेक्ष नीति कहा गया तो दूसरी तरफ मिला जुला आर्थिक कायदा। असल मतलब दो हुए। एक तरफ सरकार ने इस्पात कारखाने से लेकर डबल रोटी बनाने तक का हर मुमकिन कारोबार अपने कब्जे में कर लिया, दूसरी तरफ अमेरिका से होड़ लेती बड़ी बड़ी बहुआयामी पन बिजली योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों खेमों के सरदारों और उनके चेले चपाटे देशों की मदद से बड़े बड़े बांध बनवाए जाने लगे। पूंजीवाद और समाजवाद से अलग थलग दुविधा से उपजी जुबान में उन्हें नए युग के मंदिर, तीर्थ और धाम घोषित कर दिया गया। वाह भाई वाह, बैजनाथ ने सोचा, पाखंड हमारा कौमी जज्बा हमेशा से रहा है, पर इतनी धूमधाम से दुविधा को मूल्य बनाकर पहले कायम नहीं किया गया, तब भी नहीं जब पूरा मुल्क हिंसा अहिंसा के उसूलों के बीच त्रिशंकु सा झूल रहा था। अपनी कुदरती तबीयत की खासियत को कौमी वक़्त की तरह कायम होते देख लाजिमी था कि बैजनाथ उसे भरपूर बुनाने में लगते। सो लगे और अपने दिमाग और जुबान के नायाब तालमेल से जल्दी ही हडसन, फोर्ड और स्टूडेबेकर गाड़ियां पा ली, साथ ही वतन परस्त भी कहला लिए। सीधी सी बात है, मंदिर में काम करने वाला हुआ पुजारी, तीर्थ धाम निपटाने वाला हुआ पंडा, तो वो आदमी क्या हुआ जो नया तीर्थ बनवा कर दे? साक्षात भगवान ना। चलो न सही, मर्यादा पुरुषोत्तम तो हुआ ही। पुरुष उत्तम हो तो देशभक्त कैसे न होगा? जब कोई इंसान अपने दिमाग और दूसरों के दिल के भरोसे बड़ा काम कर गुजरने की ठान लेता है, तो विधाता नामी विदूषक एक आध मजेदार इत्तेफाक जुटाकर तमाशा देखता है कि चेला कुछ कर पाएगा कि नहीं। यही बैजनाथ के साथ हुआ। बेरोजगारी के दिनों में वे अपना पुराना पर सलीके से सिला नफीस सूट पहन शिकार की टोह में 5 सितारा होटल के लाउंज में बैठे रहते। सूट एक नहीं कई थे, एक से एक उम्दा। उनकी नफासत के क्या कहने। आखिर वे छोटे लाला की उमराव जानी महफिलों के लिए बनवाए गए थे, दिल्ली के बेहतरीन दर्जियों से। अपनी तरफ से बैजनाथ ने सोने पर इतना सुहागा किया था कि कोई पूछता तो कह देते लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट पर सिलवाए हैं। यूं वे कभी लंदन गए नहीं थे, पर कद-बुद में ऊंचे थे, अंग्रेजी की जानकारी ही नहीं तलफ्फुज़ भी आला था। आखिर वे ICS बनते बनते रह गए थे, आज़ादी की जंग भी लड़ चुके थे, भले जेल न गए हों। अपने वक्त के अहिंसक नेताओं की तरह सख्त अंग्रेजी दान थे। एक दिन आदत के मुताबिक अशोका होटल के लाउंज में बैठे नहायत बेसब्री से किताब से नजरें उठा बार बार दरवाजे की तरफ यूं ताक रहे थे मानो अहम मुलाकाती का इंतजार हो। बीच बीच में घड़ी देखना न भूलते थे। उठने को हो दोबारा बैठना कवायद का हिस्सा था। असर ये पड़ता कि इस शख्स को ज्यादा देर इंतजार कबूल नहीं। तभी देखा सामने की मेज पर बैठा अधेड़ अंग्रेज माचिस की तीली से सिगरेट जलाने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा रहा है। दाएं हाथ में 5 के बजाय 2 उंगलियां थी, शायद इसलिए। वे आराम से उठे, उसके पास पहुंचे और अपने लाइटर से उसकी सिगरेट जला बिना एक लफ्ज बोले अपनी जगह वापस आ गए। किताब खोली, पन्ना बरामद किया, बुकमार्क रखा, किताब बंद की, घड़ी देखी, सिर झटका कि और इंतजार गवारा नहीं, और खरामा खरामा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अंग्रेज की मेज के सामने से गुजरे तो उसकी तरफ आंख उठाकर देखा नहीं, वही लपक कर आया, गर्मजोशी से शुक्रिया कहा। जी थैंक्स नहीं, बाकायदा साफ तलफ्फुज में शुक्रिया। अमूमन आप लाइटर से सिगरेट जलाते हैं, बैजनाथ ने कहा। पता नहीं कहाँ खो गया आपके लिए। उन्होंने उसी गैर मुतासिर अंदाज में लाइटर आगे बढ़ा दिया। उसने हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, कहा मेरा नाम आर्मस्ट्रॉन्ग है, और ओंठ टेढ़े करके हंस दिया। बैजनाथ भी मुस्कुराए, कहा
ग्रैंड आयरनी। आपका मुलाकाती आया नहीं, मेरे साथ एक कॉफी हो जाए। दोनों बैठे। मैंने अपनी उंगलियां लड़ाई में गंवाई, आर्मस्ट्रांग ने कहा। पहले आर्मस्ट्रांग ही था, अब भी होगा। उंगलियां बाहर नहीं होती, पंजा भी नहीं। पंजा लड़ाएंगे क्या? हाँ, दूसरा साबुत है ना? ठीक है, पंजा लड़ाया गया। दोनों ने बायां हाथ इस्तेमाल किया। जाहिर है बैजनाथ ने आर्मस्ट्रांग को जीतने दिया। अगला जुमला जो उसने कहा वो था, मेरे साथ काम करना चाहेंगे? मैं रिहांड बांध पर प्रोजेक्ट तैयार करवा रहा हूँ। आपकी कंपनी अमेरिकन है, मुझे लियाज़ों के लिए रखा है। जाहिर है, किस तरह? एक, मैं पहले से जानता था ये बांध अमेरिका के हिस्से आएगा। दूसरे, हिंदुस्तान में लियाज़ों करना अमेरिकनों के बस का नहीं है। तीसरे, आपकी जुबान से लगता है आप हिंदुस्तान की रग रग से वाकिफ हैं। जी हाँ, मेरी उर्दू हिंदी ठीक ठाक है, अंग्रेजी भी। आर्मस्ट्रांग ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर मजे से हंस दिया, कहा आपकी भी। इनायत आप लोगों की सीखनी पड़ेगी। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कभी काम नहीं किया, समझता हूँ आदमी काफी समझदार हैं आप। काम का भी इश्क ने निकम्मा कर दिया वालिद, वरना हम भी आदमी थे काम के। हम भी सुने दास्तानी इश्क। सॉरी, फिर कभी। मेरे सवाल का जवाब सोच कर बतलाऊंगा परसों शाम 6 बजे। गर्मजोशी से हाथ मिलाकर बैजनाथ विदा हुए। कच्ची गोलियां नहीं खेले थे, जानते थे शाम 6 बजे मिलने की का मतलब क्या होता है। ये भी कि उन्हें जवाब क्या देना है। पर हाँ को ना से शुरू करके खाना के रास्ते गुजरते रफ्ता रफ्ता मुंह ज़बानी हाँ तक पहुंचाने का काम ही कूटनीतिज्ञता कहलाता है। सामने वाले को लगे बंदा मान गया तो काम बन जाएगा, वरना हमेशा आधा अधूरा रहेगा। उसे किसी हाल ये नहीं पता चलना चाहिए कि बंदा तो माना बैठा है, सिर्फ मनवाए जाने का मजा लेना चाहता है। 2 दिन बाद शाम 6 बजे मिले तो सूरज डूबने को था। शुरुआती सर्दी के दिन थे। सनडाउन। आर्मस्ट्रांग ने बैठते ही कहा, क्या पिएंगे? पी कुछ भी लूंगा, पर पीने के मेरे कुछ उसूल हैं। मुफ्त की पीता नहीं, अपने पैसों से दूसरे को पिलाता नहीं। ग्रेट, अमेरिकन आपकी साथ गोई पसंद करेंगे। बैजनाथ ने अपने लिए देसी रम मंगवाई, कहा मैं इंडियन ही पीता हूँ। उसूल नंबर 2, आर्मस्ट्रांग यानी जिम ने अपने लिए स्कॉच विस्की मंगवा कर कहा, और भी है, रफ्ता रफ्ता पता चल जाएंगे। दस्तूर आशिकी की तरह चीयर्स। जिम का गिलास जल्दी खत्म हो गया, फिर भरा गया, फिर खत्म हुआ, फिर सिलसिला चला। आखिर वो फौजी था। आप, तुम, बैज, यार खत्म करो, उसने लटपटाती जबान में कहा। बैजनाथ समझ गए, मौजू वक्त आ गया। उसूल नंबर 3, उन्होंने कहा, मैं एक ही ड्रिंक लेता हूँ। कंजूस। हिंदुस्तानी सारे सब कंजूस होते हैं, अंग्रेजों से ज्यादा नहीं। पर आपको मैं अपनी बीवी का भाई तजवीज करने को कतई तैयार नहीं हूँ। जिम ने पल भर उस वक्त की तरह देखा, फिर ठटा कर हंस दिया, बोला, हमें कंजूस मक्खी चूस की ही जरूरत है, जो हिंदुस्तान की हरामी सरकार से हमें कम से कम खर्चे पर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सके। तभी आपने एक हरामी अमेरिकन कंपनी को चुना। क्यों? माँ बदौलत आपको कम हरामी लगे? नहीं, ज्यादा। आखिर आप हरामियों के दलाल हैं। कहीं आप मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, तारीफ कर रहा हूँ। जात से मैं बनिया हूँ, जानता हूँ दलाली से ज्यादा हुनरमंद और मुश्किल पेशा दूसरा नहीं है। कहने को मुल्क की दुनिया की तवारीख ब्राह्मणों क्षत्रियों ने बनाई है, पर हम आप जानते हैं कि असल किरदार बनियों ने निभाया। आप फौजी हैं तो क्षत्रिय हुए, पर हिंदुस्तान पर हुकूमत बनियों ने की। उनकी हुकूमत बरकरार रखने में इस देश के बनियों ने अहम भागीदारी की। चोर चोर मौसेरे भाई, वी आर वन फैमिली। जिम बेसाख्ता हंस दिया, ये समझे बिना कि खुद पर हंस रहा है या बैजनाथ के जुमले पर। कटी उंगलियों वाले हाथ से बैजनाथ का हाथ थाम लिया, बोला,
मैं आपको बैज बुला सकता हूँ, हाँ, पर औरों के सामने मिस्टर जैन कहें। मतलब मेरे साथ काम करेंगे? कल सुबह मिलें, तब 10 बजे, तब बतलाऊंगा। सुबह जिम हैंगओवर की सिरदर्दी नजाकत में मुब्तला था और बैजनाथ तरोताजा। तनख्वाह, गाड़ी, चपरासी, टाइपिस्ट वगैरह की शर्तें मनवाने के बाद वे उसकी कंपनी के लिए बतौर सलाहकार काम करने को तैयार हो गए। उसूल नंबर 4, मैं किसी कंपनी में नौकरी नहीं करता। इस तरह हमारे मुल्क के पहले दूरंदेशी वज़ीर आज़म की दुविधा नीति 20वीं सदी के नए तीर्थ बने बांधों की मार्फत बैजनाथ की जिंदगी में बरकत लाई। वही जिसे केन्स ने बूम कहा था। उर्दू में मतलब उल्लू है तो वाजिब है। बूम वो वक्त होता है जब सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, और यही मरीचिका मंदी लाती है। पुरानी औपनिवेशिक कौम का बाशिंदा बिचौलिया बना, वो भी बातुक था। नया बिचौलिया बनिया नहीं, फौजी था। ये आजाद देश के लिए फख्र की बात मानी जा सकती थी। कॉमनवेल्थ का मज़ाहिया ख्याल और किसी के काम आया हो चाहे नहीं, बैजनाथ के जरूर आया। उसे लेकर अपने यहाँ क्या कम दुविधा रही। पुराने हुक्मरान को दोस्त माने कि दुश्मन, जीत दुविधा की हुई। यानी फैसला ये लिया गया कि कोई फैसला न लिया जाए। उनकी मलिका हमारी रहनुमा बनी रही, हम पहले की तरह अंग्रेज दां और अंग्रेजी दां बने रहे। बस अंग्रेजी में अमेरिकी जुटे। भले अमेरिका कॉमनवेल्थ का सदस्य न था, पर ब्रिटानिया सरकार का महाजन होने के नाते भाई छोड़ चाचा था। सुना नहीं अंकल सैम, दुनिया भर का चाचा यानी पहरेदार, जिसका पैसा उसकी भैंस, जिसकी वेल्थ उसकी ताकत, बाकी बंदे कॉमन folk, आम जन। उसका चचापन हमारे मुल्क के वजीर आजम को इतना रास आया कि वे खुद को मुल्क का चाचा कहलवाने लगे। तमाम दुनिया के छोटे चाचू बनने के सपने देखने लगे। बाकी मुल्कों ने क्या खूब भरमाया उन्हें। याद कीजिए, 50 के दशक में शायद ही कोई दिन ऐसा गया जब हमारी सरजमी पर किसी नामी मुल्क का सरताज हवाई जहाज से उतरा ना हो। अमेरिकी कंपनी के सलाहकार, जी हाँ वही दलाल, बनते ही बैजनाथ आला शहरियों की फहरिस्त में आ गए। उस नाते अनेक बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कंधा मिला। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ही नहीं, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और जाने किस किस मुल्क के सरताजों की अगवानी में दिल्ली हवाई अड्डे पर कतार में खड़े पाए गए। नए बने लोकतंत्रों को नए तंत्र में लोक की बराबरी के नाम पर भरमाकर मीठी नींद सुलाने की खातिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद चचा सैम ने अपनी चचाजानी सरपरस्ती का झंडा फहराया। तमाम छोटे मोटे गणतंत्र उसे अपनी आजादी का पहरेदार और रहनुमा मान बैठे। सबसे मीठी नींद सोई हमारी अंग्रेजदार सरकार, इस हद तक कि पहले अपने आजाद मुल्क का गवर्नर जनरल और फौज का सिपहसालार अंग्रेज को बनाए रखा, फिर तर्क को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर में आगे बढ़ती फौज को रोकने का हुक्म दे दिया और केस यूएनओ में दर्ज करवा दिया। शायर जोश मलिहाबादी ने उस वक्त क्या खूब कहा था, यूएनओ जिसमें यूएसए का यू है, बाकी सब नो ही नो। ये दीगर है कि बाद में वे पाकिस्तान चले गए। शायद सीधा वार करने में यकीन न रखते हो, या मतलब वही हो, भैंस का जो वेल्थ दे वो आग का। मीठी नींद कोई नहीं सोया तो दुविधा चेता बैजनाथ। जब जब अपना सफेद शार्क स्किन का बंद गले का कोट और काली पैंच पहन हवाई अड्डे पर किसी सदर से हाथ मिलाया, अपने आला शहरी होने पर और दुनिया का सिरमौर कहलाने वाले अपने नेता पर यकसां शर्म आई। उनका रक्तचाप अपने पिता के रक्तचाप की मशहूर ऊंचाइयां छू चला। शायद दिमाग जिसे उसूलन गलत मानता था, अपनी और कुनबे की खुशहाली बनाए रखने की खातिर उसे करते जाने से बड़ा तनाव और कोई नहीं हो सकता। शक्कर की बीमारी पहले ही हो गई थी, आला शहरियत के 50-60 के दशक में रक्तचाप ने भी पकड़ लिया। लो जी, हो गई ऐसी तैसी एक गिलास शराब तमाम शुद्ध के बांकपन की। 40 साल में शक्कर की बीमारी हो जाए तो भला एक से ज्यादा पीकर जान पर अजाब कोई लाए क्यों। फिर भी जब्त इज्जत की मांग करता है, बतेरे जिगर गवाने पर चीखते हैं। खैर 50-60 के दशक का विश्व नेताई सपना टूटने के बाद बैजनाथ का दुविधा से सिंचा सब्ज बाग टूटना ही था।
टूटा, जिसकी आधी रात को मुल्क में नई धरती पकड़ नेता की दुनियावी समझ के चलते इमरजेंसी लगी, उसी 70 के दशक के बीच बैजनाथ दुविधा मुक्त हुए। आप समझ ही गए होंगे कि वो बैजनाथ अकेले थे, आज हजारों की तादाद में। अभी तो मृगा जी ने मेजुल मन का एक अंश का पाठ किया, और आप सब जानते हैं कि इस उपन्यास को भी इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मृगा जी को, और उन्होंने 1953 का जो हवाला दिया उसमें लिखा था पूरा मुल्क दुविधा में था। कहीं ना कहीं लेखक ही वह एक तरह से कहिए कि आदमी मतलब व्यक्ति होता है जो एक तरह से समाज की दुविधा से बाहर निकालता है। और मैं अगले कथाकार के रूप में संजीव जी को आमंत्रित करूंगा और उजागर करूंगा कि अपनी कोई रचना का पाठ करें। संजीव जी हमारे आदरणीय केदार जी, इस्लाई साहब, ब्रजभूषण जी, शुक्ला जी, शिवा जी, हमारे मित्र प्रेमपाल जी, मीरा जी, बहुत सारे लोग हैं। सबका यहाँ मुद्दैया के नाम धंधे का तो मेरा अपना मानना है कि अच्छे साहित्य का प्रचार सिर्फ पत्र पत्रिकाओं और रेडियो और टीवी वगैरह के माध्यम से नहीं। मैंने खुद केदार जी की कविता को 4 जगह कोट किया है अभी, मतलब पिछले 2 महीने के अंदर। आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हिंदी की जो विशाल पाठकीयता है वहाँ पत्र पत्रिकाएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी की सारी सब जगह पहुँच नहीं पाती हैं। इसलिए हमारा काम होता है कि हम उसको जितना संभव है वो प्रचारित करें। दूसरी बात, आदरणीय पांडे जी के संबंध में एक बात कह रहा हूँ कि किसानों की आत्महत्या का संदर्भ जो है उस पर महाराष्ट्र में काफ़ी काम हो रहा है। हालांकि मूल बिंदु तक पहुँचने की जो दिक्कत है वो सबके साथ है। 12 मास के बावजूद, साहित्य अकादमी मिल जाने के बावजूद, फिल्म बन जाने के बावजूद, और लगभग 30 के लगभग मेरी जानकारी में डॉक्यूमेंट्रीज भी, और लगभग उसमें 7-8 मैंने देखी थी। मैं इस पर निरंतर काम कर रहा हूँ। आश्वस्त रहें, मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो समय को चिन्हित करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। तो मैं इस सूचना के बाद अपनी कहानी का पाठ कर रहा हूँ। ये कहानी बहुतों को चौंकाने वाली भी होगी, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग समय के आगे और पीछे कटे हुए रहते हैं। और अगर कुछ आपत्तिजनक हो तो कृपया मुझे बताएंगे, खासकर केदार जी, क्योंकि ये अंचल जो है वो थोड़ा सा उनके करीब पड़ता है। शीर्षक है झूठी है तितरी दादी। आई तो थी मैं दुर्गा बहू के बहाने डोमकच की शूटिंग करने, पर दुर्गा बहू और उसका डोमकच हो गया गौण। असल हो गई तितरी बहतरी। तितरी बहतरी नाम जरा चौंकाने वाला है, पर तितरी के साथ जो गुजरी है वह उससे कम चौंकाने वाला नहीं है। एक ऐसा दंश दे गई तितरी की कहानी जिसकी टीस आज भी उठती है तो चिंप कर बैठ जाती हूँ। फिर तो रात रात भर नींद नहीं आती। पता नहीं कहाँ होगी तितरी, झुर्रियों और लकीरों में डसा हुआ वह चेहरा जिंदा भी होगा या नहीं। सबसे पहले मैंने उसे बारात के विदा होते समय देखा। दुर्गा बहू ही उसे लेकर आई थी और वही उसे रोक भी रही थी, ना कि वह बारात की विदाई के समय सामने न पड़ जाए किसी के। ओनिया ना एनिया, उधर नहीं इधर, इधर ही रहो तितरी दादी। क्या बात है कि क्यों रोक रही हो उसे, मैंने पूछा था। अरे वो कुछ नहीं, कुछ तो है, वो कुछ बात ही थी।
मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी। वह तो अच्छा हुआ बड़की अम्मा आ गई। कहा बात है दुर्गा बहू, काहे को रोक रही हो बुढ़िया को? अब सगुनी है ना, अब सगुनी है अम्मा, शुभ कार्य है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो ले क्यों आई इसे? किसके भरोसे छोड़ती? रहस्य ही रहस्य। वह कोई 70-75 साल की बुढ़िया थी, विधवा, नाम तेतरी। उसके साथ जोड़ा बैठाने के लिए एक तकिया जोड़ दिया गया था, बेहतरी। कुल जमा तेतरी बेहतरी। अब सगुन तेतरी होने के नाते है या विधवा होने के नाते? अम्मा की आंखें अभी भी तेतरी पर टिकी हुई थीं। सब पता चल जाएगा बड़की डोमकच में, सबर कीजिए। बारात विदा हो रही थी और डोमकच जलुआ के स्वांग तो रात में होने थे। ये शब्द जरा सा नया ना हो इसलिए मैं बता दूं, बारात विदा होने के बाद औरतें रह जाती हैं तो जगह करती हैं, और भोजपुर के प्रांतों में इसे कहते हैं डोमकच जलुआ, अवध में नकटा नकतौर। तो बारात विदा हो रही थी और डोमकच जलुआ के स्वांग तो रात में होने थे। क्या देखती मैं जियतपुर जैसे खूबसूरत गांव में, गांव के बारे में क्या क्या रोमांटिक कल्पनाएं हुआ करती थी हमारी। बाग होंगे, बगीचे होंगे, बसवारी होगी, नदी होगी, नहर होगी, मोर होंगे, लैंडस्केप होंगे। पर यहाँ न बाग, न बसवारी, न नदी, न नहर, न मोर। वो छितराए छितराए पेड़, कुछ बबूल और बेहया के झाड़, कुछ कच्चे पक्के मकान, जातियों के हिसाब से बटे टोले। खंबे थे पर उनमें तार नहीं थे। सड़क गड्ढे में पड़ी कराह रही थी। पोखर के नाम पर एक डबरा, चारों तरफ से बेहया के झाड़ों के बीच घुटने भर पानी, जिसमें सुअर लौट रहे थे। शौचालय किसी के घर में नहीं था, अलबत्ता डिस्क एंटीना कई घरों पर। जनरेटर से चलता है सब कुछ। पुक पुक करती ट्यूबवेल और आटा चक्की की धुन। एक अजीब सी उदासी तारी थी कच्चे पक्के घरौंदों पर। इन्हीं घरौंदों में कहीं रहती होगी तेतरी बेहतरी और दुर्गा बहू। दूल्हे की कार विदा हो गई, एक एक कर बाकी कारें भी, मगर बारातियों को ले जाने वाली बस अभी भी खड़ी है। घर के मालिक जोखन सिंह ने पूछा, कहाँ गए ड्राइवर साहब और उनका खलासी? पूजा करने, एक बाराती ने कुड़ कर कहा। जल भून गए जोखन सिंह। जोखन सिंह के साथ साथ आगे बढ़कर देखती हूँ तो एक झाड़ की आड़ में कोई निबटने बैठा है, और थोड़ी दूर पर दूसरी झाड़ में दूसरा। ये रहे। एक ही पलक में, एक ही झलक में मैंने देखा, दोनों के एक कान पर जनेऊ था और एक कान पर मोबाइल। सामने एक डब्बा, कोई महत्वपूर्ण विमर्श चल रहा था दोनों के बीच में। कितने इत्मीनान में थे। चीखते हैं जोखन सिंह, ए भाई लोग, बाकी डिस्कशन जेबा से पार्लियामेंट में कर लीजिएगा, जल्दी फरमाइए जल्दी, और गाड़ी स्टार्ट कीजिए। मेरे कैमरे के लेंस ने इस दिलचस्प दृश्य को कैद किया। तो यह था जियतपुर, जहां एक IAS की बारात में मैं आई थी डोमकच शूट करने, जहां शौचालय की सुविधा एक घर में भी न थी, लेकिन मोबाइल हर घर में था। अचानक मुझे जैसे कीड़े ने काटा। इसी बेहुदे दृश्य को शूट करने आई हूँ। मेरे पांव धीरे धीरे पोखर के बगल में वीरान स्कूल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आज वहाँ कमला देवी नहीं है, जिन्होंने थेरी गाथा के गीतों का भोजपुरी में अनुवाद किया था, और जो इस पिछड़े गांव की बदहाल औरतों में जान फूंकने के अपराध में कलंकित करके स्कूल से निकाल दी गई थी। दुर्गा बहू की गुरु। मैं हर बिंदु से संश्लेषित करना चाहती हूँ डोमकच को। बारात के विदा हो जाने पर विवाह घर में मर्द प्राय नहीं होते। पुरुषों के प्रत्यक्ष दबाव के हट जाने से एक अलग ही उन्मुक्तता का आलम होता है। ऐसे में औरतों का जगह होता है डोमकच जलवा। सदियों सहस्राब्दियों का दमित नारी मन
आवरण के हटते ही पाताल तोड़ कुएं की तरफ बलबला कर फूट निकलता है। गाज, फेन और फुदकार के साथ विकार बहता है, बिलबिलाता हुआ हर तरफ, हर ओर। और वह था भी रात को डोमकच के मंच पर। मंच क्या था? औरतों से घिरी आंगन की एक खुली जगह। बगल का कमरा रेवटी का था, बना लिया गया था, जहां जरूरत पड़ने पर पोशाकें बदली जा सकती थी। बंगाल की यात्रा जैसे उपक्रम देवी पूजन और डोमकच के गीतों और मधुमती चांदनी के फिल्मी गीतों से होता हुआ बहुत कायदे से कमला देवी के थैली गाथा के अनुवाद तक जा पहुंचा था डोमकच। दुर्गा बहू के गायन और अदापन में मुग्ध होती चली जा रही थी। जान बाचल ए दादा थेरी गाथा। पहली पंक्ति के गायन के साथ ही शेष औरतें गीत बुलाने लगी थी। निमने जान बाचल, परान बाचल ए दादा, ओखल से बाचल, मूसल से बाचल, वही टिड़का मरदवा से जान बाचल ए दादा। दुर्गा बहू का भदेश डोमकच नारी मुक्ति तक पेंगे ही लग रहा था। पता नहीं किसने लिखे होंगे ये गीत। प्रकृति या भ्रंश में सदियों की जमी हुई पीर एक नारीकंठ से दूसरे नारीकंठ तक विचलती हुई कमला देवी तक जाकर टप्पा खाकर भोजपुरी में ढल गई होगी और वहां से लपक लिया होगा दुर्गा बहू ने। यह सब तो माहौल बनाने का निमित्त मात्र था, असली स्वांग तो अभी बाकी था। इसे भी पारंपरिक डोमकच के अश्लील स्वांगों से हटकर एक अलग ही रूप दिया था दुर्गा बहू ने। एक औरत विदेशी बनी थी। दुर्गा बहू बनी है विदेशी की पत्नी, प्यारी सुंदरी। पति परदेश जाता है, दिन महीने बरस बीतते जाते हैं। प्रतीक्षा करते हुए बीतते हुए दिन वह नहीं आता है तो नहीं आता। आए कैसे? वह तो वहां जा फंसा है रखेलिन के चक्कर में। और इधर गांव पर उसका बाट जो होती पत्नी जा फंसती है गांव के मनचले के फंदे में। भिखारी ठाकुर के दो नाटक, बहरा बहार और विदेशिया तथा गबर बिजोर एक साथ, जैसे किसी पेड़ का तना सहसा ऊपर चलकर दो शाखाओं में बट जाए, एक विदेशिया, एक गबर बिजोर। वह छोटा सा मंच दो भागों में बट गया है। कहां हो भिखारी ठाकुर? कभी सोचा भी होगा तुमने कि तुम्हारे ही दो नाटकों की प्रस्तुति एक ही मंच पर एक ही साथ की जा रही होगी और करने वाले पुरुष नहीं होंगे। वे ही मुंहदुबर औरतें होंगी जिनकी व्यथा और विरह की तड़प को तुमने अपने तमाशे में उतारा था। दोनों तमाशे मेरे देखे हुए थे, मगर इस रूप में देखना एक नया अनुभव था, सर्वथा नया अनुभव। मेरे कृतज्ञ मन ने कहा, जियो जोधपुर जियो, हमने माफ किया तुम्हें, तुम्हारे पिछलेपन को। इतनी अद्भुत युक्ति दुर्गा बहू जैसी उपेक्षित गंवारी औरत के दिमाग में आई कैसे? मैं यही सोच रही थी कि तब तक मंच के दोनों भाग मिलकर एक हो गए, जैसे वे दो सिक्के थे, सिक्के के दो पहलू थे। अब दुर्गा बहू मंच पर ला रही थी हाथ पकड़कर 75 साल की बुढ़िया तितरी बहतरी को। सबको सुनाते हुए उसने कहा, ऐ दादी, यहाँ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा हाथ काट देंगे। तितरी ने कांपती हुई आवाज में कहा, ना बुची, ना, काटे तो होके तो हमार मुड़िया काट ला, बाकी हथवा मत काटिया। दुर्गा बहू ने कहा, बारात विदा होके वक्त अम्मा ने हमसे पूछा था, इसे बारात के सामने पड़ने से क्यों रोक रही हो? तो हमने कहा था सब पता चल जाएगा डोमकच में, सब्र करिए। तो लीजिए, देखिए, सुनिए और गुनिए। मैं और सची अपने अपने कैमरे के साथ चौकन्नी हो गई। औरतों में कानाफूसी होने लगी। एक औरत ने पूछा, ये क्या है भाई, क्या है? दुर्गा बहू ने जवाब दिया, एक अभागिन जिसे न आप जानते हैं न हम, और जो कुछ है इसके साथ जो कुछ है इसके हाथ पर लिखा हुआ है, जिसे वो बचा कर रखती है, हाथ बचा कर रखती है, डरती है कि कोई हाथ काट न ले। सो विनती करती है, चाहे तो मुड़ी काट लीजिए मगर हाथ न काटिए। दुर्गा बहू
उस बुढ़िया के बाएं हाथ को धीरे धीरे फैला रही है। अब उसके उसने तनिक जोर से महफिल को संबोधित किया। पढ़ल लिखल लड़की लोग सामने आवे और हाथ के गोदना पढ़ के बतावे। बांह के चुचकी चाम को फैला फैला कर आखर जोड़ कर पढ़ रही हैं लड़कियां 60 वर्ष पहले की लिखी बात को। 60 वर्ष जैसे वे सिकुड़े चाम न हो, मुड़े तुड़े पन्ने हों जिंदगी की किताब के, जिन्हें सीधा करके पढ़ा जा रहा हो। कुछ टेढ़े, कुछ कटे फटे, कुछ साबुत, कुछ अस्पष्ट से अक्षर, अतीत में दफन गलित लिपि का उद्धार। जैसे पूरी जिंदगी एक भटकी हुई लंबी चिट्ठी हो, जिसे भेजने वाले का नाम पता न हो। पाने वाले का नाम तितली जसराज पांडे की पत्नी, गांव पोस्ट खानपुर, जिला आरा। घर से निकाली गई 70-75 साल की एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज बयान कर रही थी अपनी आप बीती। 13-14 वर्ष के रहली, बीमार रहली कि ब्याह हो गई। घूंघट गिया के डोली में बैठाई के रातों रात स्टेशन पहुंचा दिहल गई। वहां बदला गई। भोजपुरी समझते होंगे, हमारे समझ से हम बात करने की जरूरत नहीं है। औरतें हंसते हंसते एक दूसरे को लोट पोछ लगे। बदला गई। अरे बाप, बदला गई माने कि कैसे बदला गई? दुर्गा बहू ने चेताया, तनी जोर से बोलिए दादी, तनी जोर से बोलिए। बड़की अम्मा ने आवाज को चाड़ करते हुए पूछा, क्या नाम था तुम्हारे मर्द का? दूसरी औरत ने पूछा, गांव? तीसरी ने पूछा, जाति? जिरह पर जिरह, जैसे वह कोई अभियुक्त हो। हर जिरह पर वह अबूझ भाव से ताकने लगती, कातर दृष्टि से चारों तरफ। बड़की अम्मा ने पूछा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? इनकार में मुड़ी हिली तितली की। एक औरत ने शमोका मारा, ए भाई एकदम में बकलोल है ने कहा। अम्मा ने उसे चुप कराते हुए तितली से दोबारा पूछा, तुम्हारे नैहर के नाम का तो पता होगा? हाँ, सुकुलपुर, तितली ने बताया। ब्राह्मण, औरतों में काना खुशी मच गई, ब्राह्मण है। एक दूसरा सवाल, कौन स्टेशन पे बदला गई लोलू? कौन स्टेशन रहल? आरा। धीरे धीरे तितली की बातों में खुलता है 60 साल पहले आरा रेलवे स्टेशन का वह मनहूस दृश्य। बच्चे की भीड़, बच्चे की, आदमी ही आदमी, दुल्हने ही दुल्हने, नई नवेली दुल्हनों को लेकर अबकाहट में लोग इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच आ पहुंची थी तितली की डोली। जल्दी करें जल्दी, उसे खींच कर निकाला गया डोली से और घसीटते हुए ले जाया जाने लगा। वह उत्तेजना में खौलता हुआ आलम था। ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। चीख पुकार और अफरा तफरी में बाबूजी और भैया ने उठाकर फेंक दिया तितली को गठरी की तरह एक डब्बे में। चली गई ट्रेन, चली गई। उन दिनों ट्रेन की खिड़कियों में आजकल की तरह लोहे की सरिया नहीं हुआ करती थी। तितली ने आगे बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम कि वह किन लोगों के बीच में है, कि वह कहाँ ले जाई जा रही है। एक अजाना सा डर, कहीं ये लोग चोर डाकू न हो। और वह होश खोती जा रही थी। होश आया तो उसने पाया कि कुछ औरतें उसे पकड़े हुए हैं। कोई मर्द दूल्हा जैसा बगल में है और उसकी परछन हो रही है। परछन एक एक कर 4 दिन बीत गए। पग फेरा के लिए किसी को तो आना चाहिए था, लेकिन कोई ना आया। न भैया न बाबूजी, जो आए वे दूसरे ही थे। तितली को उनके पास भेजा गया। ये क्या हो? पूछा एक चंदन टीकाधारी ने। अरे अपनी बेटी को नहीं पहचानते तिवारी जी? भंगा गए तिवारी जी लोग। कहा मजाक करते हैं, ये हमारी बेटी है। पांडे जी के बाबूजी ने पूछा, तो ये कौन है? तिवारी जी ने कहा, हम का जानी कौन है, हमारी बेटी नहीं है, ले आई हमारी बेटी को। पांडे जी परेशान, अरे भैया रेलिए पर आप ही इसको चढ़ाए थे ना? तिवारी जी लोगों के पांव के नीचे जैसे बिच्छू आ गया, लगे चिचियाने। अरे बाप, बेटी तो बदला गई।
तिवारी जी लोग रोते पीटते अपनी बेटी को खोजने चले गए और तेतरी से धमका कर पूछा जाने लगा कि वो कौन है। वह क्या बताती कि वह कौन है। उसे सिर्फ अपने गांव का नाम याद था, सुकुलपुर, लेकिन वह सुकुलपुर दुनिया के किस कोने में है यह उसे पता न था। बहुत खोजाहट हुई लेकिन उसे सुकुलपुर का पता न चला, लेकिन उसे उस सुकुलपुर का पता न चला। इस बीच गजब हुआ, तेतरी का बोझ भारी हो गया। बहुत कुछ सोच विचार कर यह मान लिया गया कि सुकुलपुर की है तो ब्राह्मण तो होगी ही होगी, और इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था उनके पास। और पांडे जी ने गोदना गोदने वाली औरत को बुलाकर हाथ में नाम पता गोदवा दिया कि अब जब तक ये हाथ उसके पास रहेगा वह बुलाएगी नहीं, अब दूसरी गलती नहीं होगी। एक औरत ने पूछा, कहाँ गए पांडे जी? मुंह गए ना, मोला के 10 वर्ष भई। अम्मा ने पूछा, और बेटा बेटी? 2 बेटा 2 बेटी, बेटी के ब्याह हो गई, अपन घर चल गई। और बेटा लोग अहमदाबाद के कहाँ तो रहेला लोग, बहुत दिन से ना आई लोग, नाती पोता बाणन। हाँ बाणन, कौन बड़ा शहर में एक जना पढ़ा तड़न। औरतों में कानाफूसी मच गई। एक ने पूछा, इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी तुम्हें निकाल दिया गया कैसे? बच्चों ने भी तुम्हें नहीं रोका? सचिन ने पूछा। तितरी ने कहा, न नाती पोता लोग तो बाबा जी है ना, बाबा जी बोले तुम अपने घर जाओ दादी, हम वहीं तुमसे मिलते रहेंगे। हमारे छोट जात से उनका नकटी हो गया। सचिन ने कहा, स्ट्रेंज, लड़के और नाती पोता ब्राह्मण और तितरी की जात नीच की नीच। अम्मा ने पूछा, तुम्हारा नाम तितरी है और तुम नाम जात की हो, यह उन्हें किसने बताया? वही हमारा असिल का नैहर सुकुलपुर से हमारा पोता महेंद्र के ब्याह के लिए देखुआ आए थे, तो बताए कि सुकुलपुर में एक लड़की आज से 60 साल पहले बदला गई रहा। कहाँ गई पता नहीं, उसका नाम तितरी था। हमरा के पेश कल गई सबके सामने, पता लगते लगते लागल, बात खुलते खुलते खुलल। हमरा के लागल सब मिलकर थमकावे, पूरा परिवार शमसे खानदान को दंगा कर दिया। सबके थूके लागल, छी छी थू थू। सचिन ने पूछा, तो दादी आप अड़ जाती कि नहीं जाएंगे? अरे भाई हम बोले थे, तितरी ने कहा। बढ़िया दिखा के हम उनसे पूछे कि देखा कर में का लिखल बा, का लिखो के गई बड़न पांडे जी। तब एक जना देवर बोलन कि बढ़िया काट लो, मिटा दो उसमें, निशानी मिटा दो उसकी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम बोले, ये भाई लोग भले हमार मुड़िया काट ला, बाकी बढ़िया मत काटियो। यह तो आखिरी निशानी है पांडे जी के। हम बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए कि हमरा के एहिजे रहेगा, हम कई दिन की जिंदगानी बाप। वो बोले ना, एकदम अभी इसी वक्त जाना होगा, अभी जीप आई। हमारा आंख पर पट्टी बनाई, पट्टी बांध के गांव के नजदीक ले जाके छोड़ आए। पट्टी खुली, एक बार फिर हम दूसरी दुनिया में। आगे वह बोल रही थे और हम उसे होता हुआ देख रहे थे कि अपनी आंखों के सामने भरी दोपहरी अंधियारा। जीप लौट गई थी, जाते जाते कह गए थे, जाओ दादी जाओ, भौजी वो रहा सामने तुम्हारा मायका नैहर सुकुलपुर। आगे कोहरा था, पीछे धूल का गुबार। बहुत याद करने पर भी ठीक कुछ याद नहीं आ रहा था। सामने बाग था और उसके बगल में कुइयों यानी कमलनी से भरा पोखर, जिसमें नागपंचमी को बैल के डंडे से पीट कर लत्ते की गुड़िया सिराई जाती थी। जाने कहाँ की और कब की परंपरा सुकुलपुर की। तेतरी भी एक सिराई हुई गुड़िया ही थी। सिराने के बाद भी सिराई नहीं, यानी मारने के बाद भी मरी नहीं पूरी तरह।
पानी में डूबी लाश से उतराती रही, गिरती पड़ती चली जा रही थी यह लाश पगडंडी पर। नीम के चबूतरे पर जा बैठी थी वह, और उसे देखने पूरा शुक्रपुर उड़ा आ रहा था। पर जिस शुक्रपुर को वह जानती थी, पहचानती थी, वह शुक्रपुर नहीं था यह। न घर, न घाट, न रास्ते, न खेत, न बाग, न बगीचे, न ही लोग बाग। तो वह किसी को चीन नहीं पा रही थी, न कोई उसे चीन पा रहा था। नैहर बट बिखर कर 12 चूल्हों में बदल गया था। कि वह तो भला हो बड़के सुकुल की बड़की पतो हो, डुमराव वाली दुल्हन का जिसने चीन लिया। सुना हमारा तेतरिया लिया, कहाँ लिया? 2 वृद्धाएं हाथ का ओट बनाकर 60 साल की सुरंगों के पार से झांक रही थी, एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। शुक्ला ने कहा, याद आवा था कुछ हमरा के चुरा के आम, अमरूद, कटहर, जामुन लिया के देते रहलू। एक खातिर तोहर बाबूजी तोहरा के मारत रहलन, हाथ की उंगली से भौहों को टटोलती है दुल्हन। शुक्लाइन दाग पाकर खुश हो जाती है। तू ही तेतरू बाड़ू, तू ही तेतरी बाड़ू। 3 भाई के बाद पैदा भइल रहलू, से नाम पड़ल तेतरी। दोनों वृद्धाएं एक दूसरे से लिपट गई थी। दोनों वृद्धाएं शुक्लाइन ने मजमा लगाते हुए लगाई हुई औरतों को डांटा, अरे ए चौधरी लोग, एक लोटा पानियों का महंग हो गए तेतरी। 60 साल बाद आई है, ब्याह में बदल गई थी। एक कौड़ा तस्तरी में गुड़ और पानी रखकर गुस्से में बोलती है, ठीक है तो सुरेंद्र को भेज दो। के रखी इनका के जात के पुजात भइनी, ना काटा के आइल बानी। इस तरह से न हम उधर के भइली न इधर के, हम दया और मजाक की चीज बंद कर हुई बानी। कुकुर बिलार की तरह ऊपर से खाना दिया, जैसे तैसे खाकर जनावर की तरह पड़ रहे। ये तो भला हो दुर्गा बो की हमरा के ले अइली कि दादी चलो हमरा पास। औरतों में तेतरी को लेकर बहस छिड़ गई थी। ई है औरत की जिनगानी, ई जहाँ जात बड़ा होता है आदमी से, जहाँ आंख पर पट्टी बांधकर लाया गया था, काम पूरा होने पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया गया। न नैहर की न सासुर की। औरत यहाँ आदमी ना है ना, एक बटुआ है, बटुआ, सिर्फ एक बटुआ, गबर घिचोर का बटुआ। पैसा रखकर, पैसा निकालकर बटुए को लौटा दिया। यही तर्क था ना गबर घिचोर के नाटक का। औरत के पेट से बच्चा निकालकर फेंक दिया औरत को बटुए की तरह। 70-75 साल की बुढ़िया तेतरी खड़ी थी औरतों की बड़ी महफिल में, गुदे हाथ साइन बोर्ड की तरह फैले हुए थे। लकीरों में देखो तो सब कुछ लिखा है, कोई इनको पढ़ने की जहमत उठाए। ऊपर से तेतरी की कहानी पूरी हो गई, मगर अंदर ही अंदर कहानी में इतनी परतें थी, इतनी की अपने आप खुलती रहती हैं। अंतिम परत खुली। दुर्गा बहू ने विदा होते समय मुझसे पूछा था, क्यों संभावना में साहब, आप क्या समझती हैं, एक 13-14 वर्ष की बेटी को अपनी जात का पता नहीं होगा? वह भी तब जब ब्राह्मणों के गांव में उस नान जाति का उसका अकेला घर होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने पूछा। यही कि झूठी है तेरे दादी। अरे मैं चौंकी। हाँ, उसे सब मालूम था, लेकिन वो छुपा गई। इस डर के मारे छुपा गई कि कहीं निकाल न दी जाए। इसी डर के मारे बेटियों की आवाजाही कम है, बहाने बना कर रोकती रही उन्हें। तमाम जिंदगी डर डर कर खुद को छिपा छिपा कर जीती रही। यह डर बिना कारण के नहीं था। आखिर 60 साल बाद डर उसे खा ही गया। लोग कहते हैं असल पकड़ो है बुढ़िया। पागल होकर मर नहीं गई। शुक्ला ने पूछा भी, तुम मरी नहीं तेतरी? मरा नहीं गया भोजी, यही खत्म है। संजीव जी उन पत्रकारों में से हैं
जिन्होंने पीड़ित समाज के सवाल को हमेशा रचना के केंद्र में रखा है, उनकी भाषा उनके सवाल के साथ। तो हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है, मैं प्रेमपाल जी से आग्रह करूंगा कि अपनी थोड़ी बात कहें, उसके बाद हम 10 मिनट के लिए सत्र को थोड़ा खोलेंगे कि जो हमारे छात्र अपने लेखकों से बात करना चाहेंगे 10 मिनट बातचीत करें, उसके बाद फिर हमारे डीन अध्यक्ष भाषण करेंगे। जी प्रेमपाल जी। आसान आदरणीय इंद्र पांडे जी, केदार जी और दोनों रचनाकार साथी, वरिष्ठ साथी संजीव जी, क्योंकि जो बात कहना चाह रहा हूँ 5 मिनट में शायद पता नहीं कितनी ही हो पाएगी। मुझे जब ये मिला तो मुझे लगा कि पुराना विषय ज़्यादा बेहतर था, वो था साहित्य और हमारा समय। और मेरे दिमाग में तुरंत 2 बातें गुजरी कि अपने समय को जानने के लिए साहित्य एक पक्ष है, और विशेषकर जो आज हमारे 3 वरिष्ठ साथी, एक कवि है, एक उपन्यासकार और एक कहानीकार। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे समय को जानने के लिए मुझे साहित्य समय पर्याप्त नहीं लग रहा। मैंने पांडे जी ने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की, 4 कि एक ही समय का कि कई स्थितियां होती हैं जो किसी के लिए तो बड़ी आराम देने वाली होती हैं और वही दूसरे पक्ष के लिए उतनी दुखद होती है, जैसे कि हमारे मौजूदा समय। तो मुझे लगता है कि कहानी या उपन्यास मुझे थोड़ा ही पूरा करता है, संपूर्ण नहीं। जैसे कि अगर मैं संजीव जी की कहानी पे, मैं क्योंकि समय नहीं इसलिए तीनों पे नहीं, मैं संजीव जी की कहानी जरूर शायद मैं आपको इसके संक्षेप में बता दूं कि इस कहानी जाति प्रथा की, जिसमें जो तेतरी है वो बचपन में एक रस्सी की तरह किसी और के साथ चली गई और बाद में पता लगा कि वो उसकी जाति वो नहीं है, तो उसके साथ उसके जो बच्चे उसी से पैदा हुए हैं वो कैसा व्यवहार करते हैं। ये संजीव जाति प्रथा और इन सब बहुत अच्छा लिखते रहे लगातार, चाहे वो बाघ कहानी हो, ज्वार हो या दूसरा हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक छोटा सच है जो मुझे जाननी थी। लेकिन एक उसका बड़ा सच ये है कि अगर आज का जो इंडियन एक्सप्रेस की चर्चा हुई, अगर आपने पढ़ा हो या शाम को पढ़ी, तो पहले ही पेज की एक खबर है आंध्र प्रदेश की, और मुझे लगता है कि वो शायद एक कहानी से ज्यादा आपको रुलाने वाली है। पहले ही पढ़ने का शुरू होता है कि एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी, और कहानी जो रिपोर्ट है वो ऐसे बढ़ती है कि जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी उसने शादी कर ली, पिता ने झांसा दिया कि हमने मान लिया आपकी बात और हम तुम्हारा यहाँ पर स्वागत करेंगे। लड़का वाला अपने पिता के साथ और दोस्तों के साथ वहाँ आता है शहर में, उनके रहने का इंतजाम होता है। बेटी का पिता बेटी को ले जाता है और घर जाके 15 मिनट के अंदर ही उसका गला घोंट देता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। आप समझ लीजिए कि मैं इस बात को, इस घटना को इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारा समय है उसको जानने के लिए कहानी उपन्यास तो एक पक्ष है, रोजाना जो अखबारों में जो आ रहा है वो इतना भयानक है कि मुझे लगता है कि वो मुझे अधूरा लगने लगा है कि शायद मेरा इससे ही नहीं काम चलेगा। चुनौती इसलिए साहित्य के लिए और भी बड़ी है कि ये एक क्लासिक साहित्य मार्शल का है, लेकिन उस पूरे उसको कैसे जैसे हम अपने पूरे समय को जान पाए, जैसे इतिहास की चीजें कुछ कहानियों से मिलती है इतिहास को बनाने के लिए, कुछ अशोक के शिलालेख बताते हैं, कुछ और सबाल्टर्न हिस्ट्री बताती हैं, कुछ किस्से कहानी बताते हैं। तो इतिहास में तो वैसे ही अपने समय को करने के लिए कुछ बातें हैं। तो मैं अपनी बात का एक पक्ष इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य जरूरी है, लेकिन इससे कई गुना, जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में तुलसीराम जी हैं, इनकी जो आत्मकथा है, या पिछले दिनों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का देहांत हुआ है, और जूटन पढ़ी मैंने पहले नहीं पढ़ पाया था। मुझे लगता है कि बड़ा, और शायद मेरा वहाँ तुरंत प्रश्न पैदा हुआ कि हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि दलित साहित्यकार। मुझे लगता है कि एक साहित्यकार जिसकी पूरी दृष्टि इतनी समावेशी है, जो लगातार उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ता है, अपनी पत्नी को ईसाई के घर में खाना खिलाने के लिए जाता है, उसको मतलब उसके कई सारे किस्से जो बहुत संक्षेप में अभी एक भंवरलाल मीणा ने इंटरव्यू लिया है जो पल्लव में छापा है, उसमें उसके कई पन्ने आते हैं। यानी कि एक लेखक जो पूरी दृष्टि से एक बड़ा रैशनल है धर्म के खिलाफ और इन सारी कुरीतियों के खिलाफ, अब पता नहीं खींच खाच के उसको कैसे दलित साहित्य, मुझे लगता है कि शायद हमें सोचने की जरूरत है
कि साहित्य दलित हो सकता है, साहित्यकार को क्यों किसी खाने में बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये एक बात। शायद एक और मैं उन प्रश्नों को कह रहा हूँ तो अपने समय को समझने के लिए, और यही कारण है कि मैं पिछले दिनों से, जैसे कि मैं हंस की कुछ कहानियों को याद करता हूँ, मुझे लगता है कि जो संजीव है, अब बाघ कहानी को आप पढ़ के देखिएगा, जिसमें जो सुंदरबन में जो 5 भाई रहते हैं, एक एक करके खा लिए गए। हमें सुंदरबन तो लगता है कि बहुत सुंदर द्वीप है, मैं भी गया कुछ आदिवासी, लेकिन उन बाघों के बीच में जो रहने वाले हैं, उस कहानी का तो ये सच आ गया। लेकिन कुछ ना कुछ बचा रहता है, जैसे कि मैं कुछ किताबें जो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि नेम ड्रॉपिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, अभी पिछले दिनों जो मैंने कृष्ण कुमार जी की जैसे चूड़ी बाजार में लड़की आई, अभी अचानक ही पिछले 15 दिन पहले मुझे फिरोजाबाद जाना पड़ा, और मैं आपको सब बताऊँ, मैं अभी भी रह रहा हूँ, मैं 4-5 कारखानों में, नौजवान बच्चे हैं, 1000 डिग्री का टेम्परेचर है, उससे वो पिघला रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनकी उम्र 30-35 से ज्यादा होगी। यानी कि एक 80% देश जो सिर्फ संजीव या कुछ कहानीकारों की उसमें है। पिछले दिनों हंस की कहानियों में देखता रहा, उसमें एक नाम नहीं लूंगा, उसमें कहानी है कि वो रात में नंगा डांस हुआ। एक और कहानी है, मतलब एक के बाद एक कहानी, मतलब वो जो 90% देश की जो समस्याएं हैं, मेरा उत्तर प्रदेश इस समय किस भयानक दौर से गुजर रहा है। जो भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा कि वो बच्चे को परीक्षा में देने के लिए पैसे नहीं दिए गए तो उसने आत्महत्या कर दी। मतलब वो इतना बड़ा सच है कि वो हमारे इस कहानी में नहीं सिमट पा रहा, और शायद उसका सिमटने का है कि हम खुद सिमट के दिल्ली में आ गए हैं। ये मुझे लग रहा है कि उसकी सीमा है। और कुछ किताबों का और जिक्र, जैसे पिछले दिनों सुधीर चंद्रा जी की आई है, गांधी का संभव संभावना, या बहुत सारी किताबें हैं। मेरा काम आसान कर दिया समय कम होने की वजह से, वरना मैं थोड़ा सा और अपनी बात कहता, और बाकी मिलजुल मन पे और केदार जी की कविता पर अब मिलजुल कर भी बात होगी, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मित्रों, अब हमारे बीच हमारे 3 रचनाकार हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं। प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी हैं, मिथिला गर्ग जी हैं, संजीव जी हैं। तो जो हमारी परिकल्पना थी इस परिसंवाद को लेकर के, कि कई बार होता है लेखक को हम पढ़ते हैं, लेखकों को उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है, तो समय तो कम है, लेकिन फिर भी अपने छात्रों से मैं कहूँगा कि मौका मिलेगा बार बार, लेकिन कुछ उनके मन में सवाल हो लेखकों से तो जरूर उनके साथ बातचीत करें, मिर्जा जी से, केदार जी से, सर से और संजीव जी से। पूछना चाहता हूँ, केदार जी से सवाल है। अभी प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी वक्तव्य दे रहे थे, तो समय के बारे में चर्चा हो रही थी। क्या तो जैसे अब समय का जहाँ तक सवाल है, तो जैसे महाभारत में आता है, व्यास में लिखा है कि मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है। उसके बाद कबीर दास आते हैं, कहते हैं संतो यह जग बौराना। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि साहित्य हमेशा समय की विसंगतियों को दूर करने का एक माध्यम बन के रह जाता है? हर समय उतना ही जटिल, उतना ही संकुल, उतना ही एक ही साथ मानवीय रचनात्मकता से लैस भी और मानवीय रचनात्मकता को बर्बरता पूर्वक ध्वस्त करने वाली स्थिति में भी रहता है। तो कैसे हम इस समय को देख सकते हैं? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, और उस उत्तर की तलाश अगर आप रचना में करेंगे तो रचना के साथ ही जाती होगी, क्योंकि रचना धीरे धीरे समय के अनुसार अपना अर्थ खोलती चलती है। एक रचना में सारा उत्तर आप ढूंढ लें, ये संभव नहीं है। बना बना कोई उत्तर नहीं होता। विसंगतियां हैं, और विसंगतियों का संबंध केवल साहित्य से नहीं है। साहित्य उसका प्रतिबिंबन करता है, उस पर टिप्पणी करता है, लेकिन पूरी सामाजिक राजनीतिक संरचना हमारी है जिस तरह की आज है, और जैसी एक स्थिति आज बनी हुई है
एक लगभग स्टेटस को की स्थिति, इस परिवेश में कोई समाधान से ना मिल सकेगा और कोई विसंगति मुक्त समाज बन सकेगा, इसकी अपेक्षा मैं नहीं करता। साहित्य यही कर सकता है कि उस विसंगत को जहाँ तक वो व्यक्त कर सके करे। सारी रचनाएं एक तरह से एक समय में उसको प्रतिबिंबित करें, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। अभी ये कहानी जो पढ़ रहे थे उसकी ताकत जो थी, मैं भोजपुरिया हूँ और उस भोजपुरी समाज की जितनी गहराई से एक एक परत खोलते जा रहे थे, कला यही करती है, वहां तक ले जाती है। उस सारे सिचुएशन का निर्माण करते हुए बहुत धीरे धीरे एक बहुत ही कुशल गाइड की तरह वो आपको ले जाकर तेजी के सामने खड़ा करते हैं। लेकिन उसके पहले का सारा उपक्रम जो संजीव के भीतर का कलाकार जिसे अंजाम दे रहा था, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सही बात की, मैं फैसलाबाद में भी देख के आया हूँ और जिस तापमान में वो काम करते हैं वहाँ के मजबूत, वो अकल्पनीय है। साहित्य में उसको सीधे सीधे प्रतिबिंबित किया जाए, इसकी अपेक्षा बहुत आसानी से नहीं की जा सकती और इसकी मांग भी नहीं की जा सकती। एक दूसरा स्तर है कहानी का इनका, जो उसकी भाषा से जुड़ता है। कला इतनी उपेक्षणीय चीज नहीं है। शायद सच तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम साहित्य के पास उसकी कला है, उसकी भाषा है। जिस तरह से ये कहानी का एक एक स्तर व्याख्यात कर रहे थे और रख रहे थे आपके सामने, मैं चकित था। मुझे सिर्फ रेणु जैसे कलाकार की याद आ रही थी। प्रेमचंद का दूसरा ढंग था, वो तो दूसरे पैमाने पर काम करते थे, ये नहीं लगा। लेकिन एक रचना से सारी की सारी मांग नहीं की जा सकती। वो एक काम करती है, एक समय में करती है और एक तरह से करती है। सारा साहित्य मिलकर भी पूरे समय को व्यक्त नहीं कर सकता। शायद कई युग लगते हैं। एक समय कितना कितना जटिल, हमारा समय तो खासतौर से इतना जटिल है कि समय का पूरा प्रतिबिंबन न तो कोई फिल्म कर सकती है, न कोई महाकाव्य कर सकता है। उपन्यास एक सशक्त, कथा बहुत सशक्त, हमारे समय के सबसे सशक्त माध्यम है। उपन्यास, कथा, छोटी कहानी भी अपने ढंग से वो काम करती है। बड़े उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं, लेकिन अगर लिखे जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि कई चाँद थे सरे आसमां, उसको पढ़ के मैं चकित रह गया था। और इतने बड़े पैमाने पर पहली बार लगभग जिसको एपिक विजन है कहते हैं, उसके साथ बात हो रही थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की, लेकिन हमारा समय तो इसमें झांक रहा था। ये हमारा समय इस तरह से साहित्य अपने समय को साहित्य के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, कई रूपकों के माध्यम से कर रहा था। जरूरी नहीं कि सीधे सीधे करे हो। कोई इस तरह की सीधी सरल मांग साहित्य से नहीं कर सकते। मेरी समझ यही है। और इस दृष्टि से मुझे संजीव की कहानी बहुत बहुत टचिंग लगी मेरे लिए। मैं तो सारा दृश्य देख रहा था, मेरे लिए इतना जाना पहचाना दृश्य था। और मेरे द्वारा जाने को गालिब का महान शेर कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने समझा कि वो या ये भी मेरे दिल में, तो इनका कहा हुआ मेरे दिल में पहले से मौजूद था। और ये साहित्य की बड़ी ताकत है कि लगे कि वो कह रहा है जो आपके दिल में पहले से मौजूद है। मित्रों, अभी केदार जी ने ठीक ही कहा कि हम एक बड़े ही जटिल समय में रह रहे हैं और शायद हम इस परिसंवाद के जरिए, रचना पाठ के जरिए हम इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं।
मित्रा जी, आप क्या सोचती हैं जो सवाल उससे हाँ सर, इसके पहले मेरा सवाल है केदार जी से। एक मिनट, थोड़ा सा मैं मित्रा की राय भी जानना चाह रहा था कि मिर्जा जी क्या मतलब इसको समझती है। समय के बारे में जो केदार जी ने कहा उससे कोई असहमत हुआ ही नहीं जा सकता, मगर हमारा समय ज़्यादा जटिल है, ये अगर हम कहें तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गलत होगा। हर समय जटिल होता है, और ये आज जो हमारा समय है वो कब शुरू हुआ, वो उस समय ही शुरू हो गया था जिसका जिक्र मैंने किया 92-93 के दशक में हिंदुस्तान में। जो कुछ तब हुआ वो आज की का एक तरह से आहट थी, आज की पूर्व आहट थी, और ये होना ही था। जो भी समाजशास्त्र का ज्ञान रखता हो वो जानता था उस समय भी कि जो आज है वही होना था। इसी तरह हमने बाजार के तहत अंदर जीना था, बाजार हम पर हावी होना ही था, और वही हुआ। अगर हम साहित्य में इस कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो बाद में होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। क्योंकि चूड़ी कारखाने का बार बार जिक्र हो रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि मेरा जो दूसरा उपन्यास है कटला, उसमें एक पात्र है जो चूड़ी कारखाने में काम करती लड़की। ऐसे एक नाटक भी मैंने लिखा है जिसमें बच्चे कालीन बुनते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो लिखकर मैं समाज के ज़्यादा करीब आई या उसको ज़्यादा समझी। ये जो घटनाएं हैं या जो दुखद हमारा यथार्थ है, उसको ज्यों के त्यों लिख देने से ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है कि हम उस तरफ इशारा करें कि इन सब विचारों से हमारी जो भी नीतियाँ रही हैं, जो हमारी मानसिकता रही है, जिसमें दुविधा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, उससे हम कहाँ पहुँचे हैं। और इसका एक माध्यम कहने का आयरनी हो सकता है, एक माध्यम उसको कहने का यथार्थ पर पूरी तरह से उससे जिससे आप रो दें, और एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने पर हंस दें और उन पर भी हंसें जिनको आप प्यार करते हैं। तो आयरनी भी एक हथियार है साहित्य का, जो अपने समय पर व्यंग भी करता है। और जैसे कहते हैं ना कि जब ईश्वर होता है तो उपन्यास होता है, तो ईश्वर को आप इतनी छूट तो दीजिए कि वो रोए। ईश्वर को तो आपने अपनी ही छवि में ढाला है ना, तो इतनी छूट तो दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बंधे बधाए मुहावरे में ही कहानी उपन्यास लिखा जाए तो फिर वो बंधा बधाया ही रहेगा, वो अपने समय को परिभाषित कर ही नहीं पाएगा। कोई और सवाल? केदार जी, कविता से मेरा सवाल था कि जो आपने शीर्षक कविता में तारा और मड़वाड़ी की ओर से जो धूल उठती है और शहर की जवान खिंचाने लगती है, तो उसमें लहर तारा वाले आवाज को एक परंपरा मान लिया गया, दूसरी परंपरा। लेकिन जो मड़वाड़ी वाली आवाज है, क्या आप कविता में लिखते समय उसके बारे में भी सोचे हुए थे, या वो एक अलग तरह की धूल है या उसी में मिली हुई धूल है? क्या है उस इलाके में रहा हूँ, और जो कविता लिख रहा तो मेरे ध्यान में कबीरदास थे, और लहरदार तो कबीरदास हैं। बसंत के साथ पछुआ हवा का बहना आना, ये एक जानी पहचानी वास्तविकता है, प्राकृतिक सत्य कह लीजिए, वो मैंने देखा है। और वो धूल का बवंडर उसके साथ उठता है, ऐसा कुछ एक प्राकृतिक सच्चाई है जो उस कविता में आती है। और कबीरदास ने लगभग यही किया था बनारस शहर के साथ। उन्होंने जो लिखा वो बनारस की जीभ से किरकिरी हो गई थी, उसमें लंबा समय लगा बनारस को कबीर को अब साफ करने में, आज भी पूरी तरह नहीं कर पाया है। मैं यहाँ याद दिला दूँ कि जब मैं पढ़ता था MA में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कबीरदास लगभग पाठ्यक्रम में हाशिए पर थे। उनको उस समय का पाठ्यक्रम
स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। तो भला वो आचार्य हज़रत बिरादरी के जब आए तो उनके आने के बाद कबीर का प्रवेश कबीर जी तो वहाँ संकेत कबीर दास की वो परिस्थिति पूरी बनारस के संस्कृति के भीतर एक बहुत बड़े हस्तक्षेप किया है। जैसे आपके पूरे स्वाद बोध में वो धूल का बाउंडर धूल से भर देता है आपकी जीवा को, आपके पूरे साहित्य ये था। तो उसका मड़वाडी पश्चिम में ये बनारस के हर तरफ से बहुत दूर नहीं है, वो इलाका एक ही लगभग, जहाँ तक मुझे भूगोल याद है बनारस का। और कोई सवाल? ये मौका नहीं मिलेगा, ये लोग बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं। फिर किताबों में पढ़ेंगे आप इनके बारे में? सर मेरा ये प्रश्न है, जो अभी संजीव सर ने अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी से क्वेश्चन है कि क्या उस रस के प्रतिमान से इस कहानी का आकलन किया जा सकता है? रस का प्रतिमान किस रस की बात करती हैं? करुण रस। नहीं वो तो सही है, लेकिन क्या इस कहानी में किया जा सकता है आकलन? देखिए, कहानी अपने आप में एक कला है और रस वगैरह उसके अनुषंग होते हैं जिनके जरिए हम उस कला को उत्थापित करते हैं और अपनी बात को असरदार ढंग से संप्रेषित करते हैं। तो ये आपको एक साथ ही ये कहानी, मेरा अपना उद्देश्य था कि ये कई दिशाओं में ले जाए। जो अतीत से लेकर वर्तमान की एक तांता है जिसमें कि औरत अभी भी वही औरत जो गठरी की तरफ फेंकी गई थी, वही औरत जो उन संततियों की वो है, दादी है, नानी, तो वो अब भी वो उसकी स्थिति बदली नहीं है। ये भारत का एक तरह से विद्रूप है, हमारे तमाम प्रगतिशीलता के ऊपर एक तमाचा है। तितरी बेहतरी जो है उसके अपने घर वाले भी नहीं स्वीकारते। कहानी में कई पढ़ते हैं, जैसे कि आदरणीय केदारनाथ जी ने समझा, तो उसके अपने घर वाले भी नहीं स्वीकार करते और उसके वो भी नहीं स्वीकारते। उसकी अपनी नियति जो है वो कहाँ कहाँ भटका रही है। ये सारा कुछ मतलब एक औरत क्या है, दलित से लेकर के नारी तक की पूरी विद्रूपता को इस कहानी में समाने की हमने कोशिश की थी। रस और रस निष्पत्ति के आधार पर इसकी विवेचना करुण रस में कीजिए करुण रस, विद्रूप में कीजिए विद्रूप में, जिस रस में आप चाहें कर सकती हैं। हाँ, एक नपुंसक रस जरूर है, अगर कोई रस होता हो कि हमारा पूरा समाज नपुंसक है और ये दोहरे चरित्र वाला है। समय काफी हो गया है, तो अब मैं अपने डीन प्रोफेसर अशरफ मिश्राई साहब से आग्रह करूंगा कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें और उसके बाद हमारे विश्वविद्यालय की जो जनसंपर्क अधिकारी हैं और इनकी मीडिया और साहित्य में काफ़ी गहरी दिलचस्पी है, पूर्ण पूरी से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो प्रोफेसर अशरफ मिश्राई साहब। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर मुझे शिरकत का मौका मिला। मेरा जो एरिया स्पेशलाइजेशन है वो अरबी है, उर्दू और हिंदी से भी दिलचस्पी है, तो इसलिए मैं पसंद करता हूँ ऐसी जगहों पर जाने के लिए, कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा और इस तरह की गोष्ठियाँ होनी चाहिए। और लोग भी जो पढ़ाते हैं, चूँकि अब इस वक्त हमारे ये बहुत नाइजीरिया की विशेषता रही है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के देखा जाए, सिर्फ एक वन साइडेड होकर ना पढ़ें। जब एक आदमी खैर से अरबी पढ़े, हिंदी है तो हिंदी पढ़ें, उर्दू है तो उर्दू पढ़ें। दूसरे घरों में भी देखने की जरूरत है, दुखों को समझने की जरूरत है। और ये चीज़ जो है, ये गोष्ठी है, ये इसका हमें मौका देती है। यहाँ पर एक कविता पढ़ी गई और दो कहानियाँ पेश की गई और सभी अच्छी थी और हमको कुछ उससे सीखने का मौका मिला है। जो बातें उभर कर सामने आ रही हैं वो ये है कि समय के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई,
तो समय के ताल्लुक से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज तक तुम समझ नहीं पाया कि समय है क्या चीज़, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स टाइम क्या है नहीं समझ पाए। इस पर मुझे याद आ रहा है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है, समझता है और उसको एक्सप्लेन करता है। हमारे यहाँ पढ़ रहे थे अभी कि पुरानी दिल्ली में एक नौजवान ने एक बुजुर्ग फिलोसफर से, वो रिटायर्ड थे प्रोफेसर, बेचारे हम लोगों की मुश्किल होती है रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, 2 घंटा बोलना हम लोग गए तो इस वक्त मिल जाते हैं क्लास में बच्चे पे, चाहे वो पसंद करें चाहे ना पसंद करें, बोलना तो हमको है, वो सुने ना सुने वाला मसला होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये मसला होता है कि ऑडियंस कहाँ मिलेंगे। इत्तेफाक से आप लोग मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है, लगता है तो जैसे वरना ये प्रॉब्लम तो है हम लोगों के लिए। पता नहीं केदारनाथ सिंह साहब कैसे इसको झेलते होंगे। तो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने किस्सा बयान किया है, वो फिलॉसफी पढ़ाते थे, तो पुरानी दिल्ली में घूम रहे थे, शाम का वक्त था, घूम रहे थे, तो उन्होंने एक नौजवान से पूछा कि साहब टाइम क्या है, जा रहा था स्टेशन, उसको टाइम मालूम करना था, तो उनका टाइम क्या है, तो उन्होंने प्रोफेसर साहब ने बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ा और कहा कि टाइम बेटा ऐसी चीज जो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। कहना हाँ मैं जानना चाहता हूँ टाइम क्या है, कहना बेटा बताते हैं टाइम। हैगल ने जो है टाइम वाले बात कही है, टाइम क्या है, कहते मेरी थ्योरी है, बताता हूँ लास्ट में, वहाँ जो है छुटका भाग गया वो कैच उड़ जाएगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति यहाँ पर हो रही हो तो आप जा सकते हैं, आजकल दूर नहीं है, टाइम बहुत कम रह गया है, हम भी इसके शिकार है, हम जानते हैं बहुत थक गए हैं, इस वक्त चाहते हो कि चाय पीकर फ्रेश हो जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता आपसे, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे दुख दर्द कहानी चाहे आदिवासी हो चाहे मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ कि हम जो है अदब को, साहित्य को जो है हिस्सों में बांटे। अदब जो है, साहित्य जो है साहित्य है, उसको साहित्य ही रहने दें, उसको दलित नहीं बनाए और ना दलित बनाए। आप कहना चाहते हैं कहिए, प्रेमचंद ने कभी दावा नहीं किया मैं दलित आया, लिखा उन्होंने कहानियाँ लिखी और आज तक भी मैं सोचता हूँ स्टैंडर्ड है, बहुत सेट कर दिया उन्होंने। हम जब बांटते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कि साहित्य करेंगे। आप क्या कहते हैं वो हमारे यहाँ के इसका कोई नाम नहीं, जैसे ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न जोड़ा जाए। तो मैं साहित्य को आईना समझता हूँ, इसको बांटने की जरूरत नहीं है। कहीं भी कोई भी दुखी हो, कोई भी दुखी हो, किसी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, तो ये साहित्यकार की जिम्मेदारी बनती है कि बगैर जाने हुए कि दलित हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे। ये जो सोच है, मैं समझता मेरे अपने हिसाब से कुछ अच्छी सोच नहीं है। कोई भी दुखी इंसान हो, इंसान होता है, हम सब एक ही एक ही कबीला है, हमारा एक ही खानदान, कहीं कोई दुखी होता है, हम आगे आए उसके दूर पर शरीक हों, यही बड़ी साहित्य की सबसे बड़ी चीज़। चाहे आज कोई आज आप कह रहे हैं ना, आज पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, मैं तो हमारे जो पुराने लिखने वाले थे उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, किसी को दुखी देखा है तो उसके लिए उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आंसू वगैरह निकल आए, यही मैं सोचा साहित्य को खिदमत। और इस लिहाज से और दूसरी बात और भी कहनी है कि दुख दर्द तो होते ही रहते हैं। एक शायर ने उर्दू बड़ी अच्छी बात कही है, यह शम तेरी उम्र तभी ही एक रात, शमा तेरी उम्र तभी है एक रात, हंस कर उसे गुजार गया रोकर गुजार। तो हम चाहेंगे कि हंस कर गुजारें, दुख दर्द तो होता ही रहेगा, लेकिन इंसान और जानवरों में फर्क में महसूस करता हूँ कि इंसान हंसता है, जानवर हंसते नहीं। तो हम अपने दुख दर्द में हंसते हैं। ये माँ की बात है कि आर्यन ने बात कही थी, मुझे याद आ रहा था, यही मजा है, दुख दर्द में भी हम हंसे और महसूस कराते हैं कि हम दुखी भी हैं और दोनों का बहुत 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 गहरा रिश्ता है। मैं टाइम फैक्टर की वजह से मैं आपसे फिर क्षमा कर रहा हूँ, मैं बहुत कम है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आकर के वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। भारतीय भाषा केंद्र द्वारा हमारे समय का साहित्य विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। यदि हम अपने देश में देखें तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसे आयोजन कई शहरों में हो रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में रचनाशीलता को केंद्र में रखकर आयोजन तो होते रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा आयोजन शायद पहली बार हो रहा है, जहाँ जेएनयू समुदाय के लोग, विशेषकर विद्यार्थी, लेखकों से सीधे मुखातिब हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह आयोजन इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। भारतीय भाषा केंद्र के इस आयोजन को सफल बनाने में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार सुपुरी का विशेष योगदान रहा।
इस आयोजन में विशेष रुचि लेने और संगोष्ठी का उद्घाटन करने के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रोफेसर नामवर सिंह जी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस हैं और विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधियों में हमेशा भाग लेते हैं। इस सेमिनार का उद्घाटन वक्तव्य अभिव्यक्त कर उन्होंने हमें दिशा दिखाई, इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से हमेशा जुड़े रहे हैं। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्तव्य के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनसे धन्यवाद। वरिष्ठ रचनाकार प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी, प्रताकर जी और संजीव जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में शिरकत कर अपनी रचनाओं का पाठ किया। आपका बहुत आभार। प्रेमपाल शर्मा जी का परिसंवाद में भाग लेकर अपनी विशेषज्ञ टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत आभार। भाषा साहित्य एवं संस्कृति संस्थान की टीम प्रोफेसर मोहम्मद असलम इस्लाही ने इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। हम इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस विशिष्ट परिसंवाद की परिकल्पना और योजना प्रोफेसर रामबख्श और डॉक्टर देवेंद्र चौबे की है। ये दोनों ही लोग समय समय पर जेलों में विशिष्ट आयोजन करते रहते हैं। इस सत्र में प्रोफेसर रामबख्श जी ने स्वागत वक्तव्य दिया और डॉक्टर देवेंद्र चौबे जी ने परिसंवाद का परिचय प्रस्तुत किया। इनके लिए भी बहुत बहुत आभार और साथ ही आप सभी सुनने वालों का बहुत धन्यवाद। आपकी भागीदारी ने इस सत्र को सफल बनाया। अंत में इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात पूरी करते हैं कि ये आयोजन रचनाशीलता को केंद्र में रखने वाले आयोजनों के सिलसिले की शुरुआत साबित होगा और आने वाले दिनों में जेएनयू में ऐसे कई आयोजनों के हम सब भागीदार बनेंगे। आप सब बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल 26 मार्च को सत्र 2 की शुरुआत होगी 2 बजे से। मुख्य वक्तव्य होगा रोहन यादव जी का, रचनाकार चित्रा मुद्र, पंकज कृष्ण, प्रेम कुमार मणि, मुशर्रफ आलम सौरी, तुलसीराम, सुजन विश्वनाथन, उमा शर्मा, अवधेश प्री, सूर्यनाथ सिंह, राकेश तिवारी और आशीष अग्निहोत्री का होगा। बहुत